गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर 4 पे आए हुए थे एग्रीकल्चर। हम आज इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग से लेके। फार्मिंग इज ए प्रैक्टिसाइड्स इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्शन, labor and level of technology. Farming can to be classified into the two main types. These are subsistence farming and commercial farming. देखो, जो एग्रीकल्चर होती है, आप सभी को पता है विश्व के जो विभिन्न जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपनी अलग अलग से कृषि करते हैं। उसका कारण है कि वो क्या है कि भाई वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार की है, वहाँ पर जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार की है, ठीक है, लेबर कैसा मिल रहा है वहाँ पर, टेक्नोलॉजी कैसी है, या फिर हम उसमें तो सोइल की टाइप तो उसमें आ जाएगा, फिजिकल जोग्राफिकल की बात ही करेंगे, फैक्टर किस प्रकार से। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर हम किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं। जैसे ढलानी नुमा ढलान रहेगा वहाँ पर हम चाय और कॉफ़ी का हम कह सकते हैं कि बहुत सूटेबल प्लेस है, और समतल मैदान है तो हम कह सकते हैं गेहूँ की बात करें हम या हमारे धान की बात करें, वो हमारे लिए सूटेबल प्लेस क्रिएट करती है। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर के अपने अलग अलग से प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जो इस लेवल पे हमारी 8th क्लास का लेवल है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को 2 ही भागों में बांटेंगे। सबसे पहली सब्सिडेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। अब यहीं पर अंतर स्पष्ट कर लीजिए। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है वह कृषि जो केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। उसमें क्या सिर्फ अपने घरेलू उपयोग के लिए ही उसका उत्पादन किया जाता है। जबकि कमर्शियल वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य जो पर्पज़ होता है उसको बेचने के लिए होता है, जो उत्पादन होता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सब्सिडेंस फार्मिंग की। फ़िलहाल दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मैं आपको कन्फर्म कर चुका हूँ, यह वहाँ पर की जाती है केवल और केवल जो परिवार होता है किसान का, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, सिर्फ इतना ही वो उत्पादन करते हैं। तो उस प्रकार की कृषि की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल आउटपुट। उसके बाद टेक्नोलॉजी आपको बहुत कम मात्रा में यहाँ पर उपयोग होती देखने को मिलेगी। और दूसरी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, जो लेबर है हाउस होल्ड, यानी कि जो घर के जो लोग होते हैं वो इस कार्य को ज़्यादा करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। स्मॉल आउट सब्सिडेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज अ इंटेंसिव सब्सिडेंस एंड प्रीमेटिव सब्सिडेंस फार्मिंग। उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो फार्मिंग होती है हमारी, हम इसको कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसको भी 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक तो इंटेंसिव सब्सिडेंस, एक गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंदर, और एक प्रीमेटिव सब्सिडेंस फार्मिंग, एक क्या होता है आदिकालीन आप कह सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबल्स। क्लाइमेट विद अ लार्ज number of days with the sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crops. Other crops include wheat, maize, pulses and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South and Southeast and Eastern Asia. देखो यहाँ पर मैं आपको नीचे से ही बताता हूँ। यहाँ पर जो नीचे की ओर बात लिखी है ना, जो गहन कृषि है उन क्षेत्रों पर की जाती है या उन एरिया के अंदर किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक और शब्द आप यूज़ कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, और लैंड जो होती है वो छोटी होती है। अब लैंड तो है काफ़ी छोटी होती है, जबकि यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो ज़्यादा होता है, यानी कि लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो उस क्षेत्र पर जो कृषि की जाती है उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिंपल टूल्स का उपयोग किया जाएगा, एक छोटा सा लैंड होगा, और इसमें भी वही विशेषता आपको देखने को मिलेगी, जो लेबर होता है वो घरेलू लेबर ही सबसे ज़्यादा आपका कार्य करता हुआ देखने को मिलेगा। फर्टाइल सॉइल होती है, अच्छे सनशाइन आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए क्या है कि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा क्या है फसलें उगा सकते हैं एक साल में। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमें दिखाया गया ना यहाँ पर, जैसे साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर ईस्ट एशिया की बात करें, तो हम जो मानते हैं साउथ ईस्ट एशियंस की बात करते हैं, तो हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोर देन वन क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ पर की जाती है अभी। तो इसमें फसल है कि राइस सबसे प्रमुख फसल होती है, और इसके साथ साथ क्या है कि अन्य प्रकार की फसलें भी उगाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इतना ही कन्फर्म किया, तो मैं आपको आगे नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी है
आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बात नहीं है कि अभी ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं ना, जैसे राइस का उत्पादन, अदर ये क्रॉप्स हैं, तो इस बेस के ऊपर इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर को 2 प्रकार में बांटा जाता है कि एक तो यहाँ पर जहाँ पर राइस होती है, एक अदर देन राइस, यानी कि राइस के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा जो फसल आपकी तैयार की जाती है। लेकिन फ़िलहाल आपने उसको याद नहीं करना, आपने सिर्फ इसी को याद करना है। उसके बाद आते हैं प्रीमेटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग शिफ्टी कल्टीवेशन एंड नोमैटिक हर्डिंग्स। तो हमारी जो आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि होती है उसके अंदर क्या हम झूमिंग कृषि, जो माने स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, और एक हमारा क्या है चलवासी जो पशुचारण होता है, हम उसको इसमें शामिल करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिसाइड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of the vegetation. A plot of land is cleared by the felling the trees and burning stems. The ashes are then mixed into the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassavas are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as the slash and burn agriculture. मैं आपको ये क्या पिछले से क्या हम 6 क्लास से इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है। वृक्ष होते हैं, वृक्ष या वनस्पति की बात कर सकते हैं, उनको क्या ऊंचाई की तरफ से काटा जाता है, ठीक है, काटा स्लैश और फिर उसमें आग लगा दी जाती है, बर्न, उसको जला दिया जाता है, जिससे क्या वो जो राख है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और इस राख में क्या कर दिया जाएगा हमारा यहाँ पर आपको आपके बीज डाल दिए जाएंगे और उसके हिसाब से क्या है आप क्या करेंगे वहाँ पर खेती करेंगे। लेकिन कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करता। आदिमकालीन की बात है, जो प्राचीन मनुष्य की जब हम बात करते हैं वो इस कृषि को करता है, तो ना टेक्नोलॉजी ना केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो इसलिए क्या है कि सॉइल जो फर्टिलिटी क्या है तो वो लगातार लूज करती जाती है और 3 से लेके 5 साल के बीच में क्या करते हैं आपको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे, उससे आगे उसके बाद फिर आप वेजिटेशन को कवर करेंगे, उसको काटेंगे, उसके बाद काटेंगे, पहले काटेंगे के बाद क्या आप उसको जलाएंगे और फिर आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे। ये सिंपल हमारी जो है टर्म आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरी तरफ, फिर क्या है कि वो उसी प्रकार से फर्टिलिटी लूज कर देगी और फिर क्या हमें फिर उस स्थान को छोड़कर फिर आगे जो शिफ्ट होना पड़ेगा। तो एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की ये एक विशेषता रहती है। इसके अलावा हमारे लिए जो जानने वाली बात है, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है आपको बताने की बात है, इनके जो है अलग अलग से लोकल नाम से जाना जाता है, इसको याद कर लेना। जैसे झूमिंग है नॉर्थ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर हम इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि इसका दूसरा नाम है। मिल्पा इसको मैक्सिमम कहते हैं। रोका ब्राज़ील में, लद्दाख मलेशिया के अंदर इसको कहा जाता है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए शब्द है, इनको ज़रूर याद कर लेना भाई। उसके बाद है एक और पार्ट की, जब हम बात करते हैं नोमैटिक हर्डिंग की बात करते हैं, इज ए प्रैक्टिस साइड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। In this type of farming, herdsmen move from place to place and their animals for the fodder and water along definite routes. This type of movement arises in the response to the climate constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provided milk, wheat, wool, hides and other product of the herders and their families. देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर मोटे तौर पर जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते हैं या फिर हेरिडिंग जिसको कहते हैं, चलवासी पशुचारण कहा जाता है। इसमें क्या जो शुष्क अर्ध या शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, खासकर जो डेजर्ट हैं, और एक जो है डेजर्ट भी जैसे 2 प्रकार के हमने पढ़े थे, एक तो कोल्ड डेजर्ट होता है और एक हमारा हॉट। तो बहुत प्रकार के डेजर्ट में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर जैसे राजस्थान है, ये हमारा हॉट डेजर्ट, और जम्मू कश्मीर आपको सभी जानते हैं कोल्ड डेजर्ट है। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की जो कृषि आपको देखने को मिलती है। वो क्या करते हैं, अपना जो रेवड़ होता है, रेवड़ आपने सुना होगा कि वो जो साथ के साथ पशु होते हैं उनका जितना सामान होता है वो एक डेफिनेट समय के अंदर क्या करते हैं, और एक डेफिनेट रूट होता है कि उनको वहीं पर जाते हैं हर साल। तो वो क्या शिफ्ट होते रहते हैं सीज़न के अनुसार, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वेजिटेशन जो होती है वो वेजिटेशन कम होने की वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल तरीके से जैसे हम बात करें, हम यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे फेमस हैं जैसे गद्दी, और गद्दी की बात कर लें, और कौन से की बात करें, बक्करवाल, हाँ गद्दी बक्करवाल की बात कर लें। जैसे ये
पेस्टलिस्ट हमारे आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में तो बर्फ़ जम जाती है हिमालय के ऊपर, क्योंकि पहले भी बर्फ़, और सर्दियों का मौसम आ जाता है तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इसकी वजह से वो नीचे की तरफ शिवालिक्स पे आ जाते हैं और वहाँ पर क्या है ग्रास लाते हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो ऊपर से बर्फ़ पिघल जाती है, वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, एक बंजारा है महाराष्ट्र के अंदर, और कुछ राजस्थान का क्षेत्र के अंदर भी फेमस पाए जाते हैं, बंजारे ही शायद उनको बोला जाता है। तो वो भी क्या है, अकॉर्डिंग शिफ्ट होते चले जाते हैं इसी प्रकार से सीज़न टू सीज़न। जैसे कि वो जब बारिश का मौसम नहीं होता तो वो तट की तरफ आना शुरू करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जैसे ही बारिश का मौसम हो जाता है तो उसके बाद वो अपने क्या रेवड़ को लेकर वापस क्या है शिफ्ट हो जाते हैं अंदर की तरफ। तो वो सीज़न शोर्ट सीज़न आपका क्या है चेंज करते रहते हैं। अब उनकी एक और करेक्टरिस्टिक्स है, वो किसी न किसी प्रकार के जो जानवरों को पालते हैं, जैसे सिप है, कैमल है, या वैक्स गोट्स वगैरह, कैमल वगैरह की बात है, कुछ भी है, सिप और गोट, और जो आप कह सकते हैं हमारा डॉग भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बहुत मोटी मात्रा में अगर हम मोटे तौर पर लें तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेगी कि ये जानवर क्या करते हैं, हमारी इनकी खेती के अंदर अनुसार काम आते हैं। उसके बाद क्या है, खेती के साथ साथ क्या करते हैं, इनसे जो दूध प्राप्त किया जाता है, दूध से बहुत सारे जैसे उनकी जो है वूल प्राप्त की जा सकती है, दूध प्राप्त किया जा सकता है, और अन्य प्रकार के उत्पाद हैं, या जो इम्पोर्टेंट है एक और जो उनका मांस काम आ सकता है तो उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद क्या इसको बाज़ार के अंदर आपको सप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने साथ चलते हैं। नोमैटिक पेस्टलिस्ट हम आप कह सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर आपका रखा जाता है भाई। उसके बाद है लास्ट में है ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि इसको बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड ऑन फॉर ए सेल फॉर मार्केट. The cultivator and the amount of capital used in a large. Most of the work is done by machines. Commercial farming include the commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. अब क्या होता है कि जैसे मैं कन्फर्म कर चुका हूँ कि ये सेल इन मार्केट यानी कि बेचने के उद्देश्य से की जाती है, और एरिया क्या किया जाता है जो कल्टीवेटेड किया जाता है उसमें क्या है पूंजी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े, यानी कि पैसा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है इसके अंदर, क्योंकि बड़ी मात्रा में मशीनीकरण का उपयोग होता है और बड़ा स्तर पर किया जाता है, यानी कि छोटे स्तर पर आपकी खेती नहीं की जाती, बड़े स्तर पर की जाती है, और मशीनरी वगैरह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक है, उसके अलावा क्या इसके अंदर हम अन्य प्रकार के एग्रीकल्चर इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि एक तो स्पेशल कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है कि उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ हम किसका उत्पादन करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम वाणिज्यिक अनाज बेचेंगे, अनाज की कृषि करते हैं। एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग होता है कि हम खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ क्या करेंगे अन्य प्रकार की मिक्स्ड कृषि करते हैं, और साथ के साथ में क्या हम वहाँ पर पशुपालन को भी इंक्लूड करते हैं। और एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है जिसमें क्या करते हैं हम एक विशेष प्रकार की फसल बोते हैं जो लगभग क्या सारा का सारा साल चलती है, जिसमें गन्ना, कपास है, केला वगैरह है, ये इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। In commercial grain farming, crops are grown for the commercial purpose. Wheat and maize are the common commercial grown grains. उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो फार्मिंग होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाया जाता है, जिसमें वीट और मेज सबसे प्रमुख है। Major areas were commercial grain farming in the practice is in temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Several winter restrictions the growing season and only a single crop can be grown. उसके बाद जितने भी जो हमने ग्रास लैंड पढ़े हैं, चाहे हमने नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज पढ़ा हो, हमने क्या स्टेपीज पढ़ा हो, हमने यूरेशिया स्टेपीज पढ़ा हो, या फिर क्या है हमने वेड्स के बारे में पढ़ा हो, डाउन्स के बारे में पढ़ा हो। ठीक है, जितने भी जो ग्रास लैंड थे उन ग्रास लैंड में जो है क्या उगाया जाता है, कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा जो विंटर के कारण क्या है कि भाई सर्दी की ज़्यादा होने की वजह से उन क्षेत्रों के अंदर क्या है थोड़ा सा प्रभावित करती है, और केवल एक ही समय के या फिर एक सिंगल क्रॉप ही वहाँ पर हम ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद है इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोविंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। उसके बाद है कि जो फसल उगाई जा रही है उसमें क्या है उनका जो फूड के लिए या फिर चारे के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और मुख्य तौर पर जैसे मैं आपको कन्फर्म कर चुका हूँ कि इसके अंदर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि वहाँ पर साथ के साथ पशुओं को भी पाला जाता है, और जितनी भी जो विकसित देश मिलेंगे आपको वो सारे के सारे इस प्रकार की कृषि में आपको ज़्यादा माहिर देखने को मिलेंगे। लास्ट है प्लांटेशन और द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विद अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कसावा, रबड़, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो सारा का सारा क्या एक सिंगल क्रॉप आपको देखने को मिलेगी, सारे की सारी, जैसे टी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, शुगर केन हो सकता है,
और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, दोनों में कंपलसरी है। जब भी आप कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, लेबर और आपको पैसा और मशीनरी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाई फैक्ट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क द एसेंशियल फॉर द सच फार्मिंग। और उसके बाद क्या है कि जो स्पेशल है इसका भी जो प्रोडक्शन किया जाता है, हमने पहले कन्फर्म कर चुके हैं, बेचने के लिए किया जाता है। और इन क्षेत्रों में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर वहाँ की जाती है, जहाँ पर जो है बाज़ार के साथ वेल कनेक्टेड क्या एरिया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित होगा। ए लार्ज वेराइटी ऑफ मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबड़ इन द मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। उसके बाद है एक और सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है, और इसकी जो शुरू है थोड़ी उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वो किसी न किसी देश के गुलाम रहे। और गुलाम क्या, मोस्टली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जब उन्होंने क्या है इनको गुलाम बनाने का प्रक्रिया शुरू की थी, जो उपनिवेशीकरण शुरू किया था, तो उसमें माना जाता है कि भी ये शुरुआत यूरोपियन कंट्रीज़ की दिन है। उन्होंने क्या है उन क्षेत्रों में क्या मानना कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर उसमें क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती थी, इसलिए उन्होंने स्थान पिक किए। और उन पिक स्थानों में क्या, जैसे कि हमने बात की नॉर्थ अमेरिका की साइड है, हम वो वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, जो जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पर क्या है केला सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और एक शुगर केन है, जैसे कि केला और यस शुगर केन, दो जैसे गन्ने की बात करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। उन्होंने चाय और कॉफ़ी के लिए भारत को पिक किया। इसी प्रकार से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि भी जो रबड़ के लिए मलेशिया वगैरह पिक किया। तो उन्होंने क्या है कि को पिक किया, और सबसे फेमस जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं, और माना जाता है आज भी ब्राज़ील के अंदर क्या है कि ये कॉफ़ी के बागान कुछ हद तक क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के हिस्से में ही आते हैं, और इन बागों को वहाँ पर फेजेंडा के नाम से जाना जाता है भाई। बस भाई।